हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल विनायका लॉ स्टडीज़। आज से हम अपनी स्टार्ट करने वाले हैं बीएनएस की क्लास। देखिए, हम स्टार्ट करने वाले थे हमारा बीएनएसएस, बट काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड पर हमें स्टार्ट करना होगा हमारा बीएनएस, क्योंकि बीएनएस में बच्चों को शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि इसकी सेक्शन में, इसकी लैंग्वेज में। तो हम पहले बीएनएस स्टार्ट कर लेते हैं और बीएनएस कंप्लीट करने के बाद हम अपना बीएनएसएस स्टार्ट करेंगे। बीएनएस की जो क्लास होगी ये सिर्फ आपके लिए सिर्फ एक ही क्लास काफ़ी होगी कि आपको इस क्लास से पढ़ने के बाद इससे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्लास को आज स्टार्ट कर लेते हैं बीएनएस के बीआर एक्ट से। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हम शुरू करने वाले हैं आज हमारा भारतीय न्याय संहिता, यानी आज जो हम अपना एक्ट शुरू कर रहे हैं वो हमारा होगा बीएनएस। यानी हमारा इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम रहेगा हमारा भारतीय न्याय संहिता। इसके हम एक्ट नंबर की बात करें तो देखिए, इसका जो एक्ट नंबर है वो 45 है और कब का एक्ट है? ये हमारा 2020 का है। अगर हम इसकी इन्फोर्समेंट डेट की बात करें, यानी ये कब से इसको प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली थी, तो ये कब मिली थी? हमारे 25 दिसंबर 2023। अब ये एक्ट कैसा है? ये एक्ट हमारा किस तरह का एक्ट है? ये एक्ट हमारा बीएनएस जो है वो हमारा प्रोसीजर लॉ है। देखिए, इसमें खुद दिया हुआ एन एक्ट कॉन्सुलेटेड एंड अमेंडमेंट प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑफेंस and for the matters connected therewith on the incidental थ्रीटो। इस चीज़ का मीनिंग क्या हुआ? यानी जो हमें ये प्रियम्बल दी हुई है, इस प्रियम्बल का मीनिंग क्या होता है? देखिए, इस प्रियम्बल को हम समझ लेते हैं। प्रियम्बल का मीनिंग है कि ये एक महत्वपूर्ण कानूनी बदलाव का संकेत है जिसका उद्देश्य किसी विशेष कानून का एक स्पष्ट अधिकृत निकाय बनाना, जैसा कि भारत के नए आपराधिक कानूनों में देखा गया है। ठीक है, आप इसका इजी लैंग्वेज में मैंने आपको इसे समझा दिया कि हमारे प्रियम्बल का मीनिंग क्या है। अब आ जाते हैं हम इस प्रिलिमिनरी से हम, यानी इसके चैप्टर 1 से हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, इसका प्रिलिमिनरी यानी इसका जो एक्ट, देखिए आपको यहाँ पे साइड में दिखाई दे रहा होगा कि ये लिखा हुआ है, ये इसका शॉर्ट टाइटल। यानी इसका शॉर्ट टाइटल क्या होगा? तो इसका शॉर्ट टाइटल हमारा होगा क्या? भारतीय न्याय संहिता 2023। यानी दिस एक्ट में बी कॉल्ड भारतीय न्याय संहिता 2023। यानी इस एक्ट को हम क्या कहेंगे? इस एक्ट को हम बोलेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023। बीएनएस शॉर्ट टाइटल नहीं होता, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता का शॉर्ट बनाया गया। बट जो शॉर्ट टाइटल है, शॉर्ट टाइटल इसका क्या है? इसका शॉर्ट टाइटल है भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, अब इसके हम सेकंड पॉइंट को देख, यानी हम इसका ये देखिए, हमारा सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2। क्लॉज 2 में क्या दिया गया? इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट appoint the different dates may be appointed to the different provision। ठीक है, यानी इसको डिफरेंट प्रोविजन ऑफ दिस संहिता। ठीक है, यानी इसका मीनिंग हमारा क्या होने वाला है? अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो ये कब से लागू होगा? देखिए, ये कब से लागू होगा? इन्होंने इसमें सीधे सीधे दिया कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ नोटिफिकेशन देती है, कहाँ में? ऑफिशियल गजट में, यानी तब से ये हमारा एक्ट लागू होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्लॉज 3 पर। देखिए, इसमें क्या दिया है इन्होंने? एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिश अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट omission country to the provision thereof of which he shall be guilty with India
मतलब इनके कहने का क्या कारण है, यानी एवरी पर्सन लायबल होगा कहाँ के लिए, पनिशमेंट के लिए, किससे, भारतीय न्याय संहिता से। यानी इस संहिता से जो भी अपराध किया जाएगा हमारे कंट्री के अंदर, यानी हमारे कंट्री के अंदर रहकर जो भी कोई भी अपराध करता है जो भारतीय न्याय संहिता में दिए हुए हैं, तो वो सभी पर ये एक्ट लागू होगा। यानी जिसने भी हमारे देश में यानी इंडिया में, जो क्योंकि भारतीय न्याय संहिता कहाँ लागू होता है, इंडिया में, यानी इंडिया में रहकर जो भी व्यक्ति अपराध करता है और वो सब अपराध भारतीय न्याय संहिता के अंदर आते हैं, तो वो ये एक्ट उन सभी के ऊपर लागू होगा। अब इसके हम क्लोज 4 को देख लिए। देखिए इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले ही इन्होंने एनी पर्सन, यानी एनी पर्सन क्या होगा, लायबल होगा कहाँ के लिए, बाय एनी लॉ फॉर द टाइम being in force in India to be tried and an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provision of this Sanhita. For any act committed beyond in India in the same manner as such act had been कमिटेड विद इन इंडिया। ठीक है, यानी इसके बारे में अब हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि हमारा क्लोज 4 क्या कहता है। देखिए इसका इन्होंने सीधा सीधा मतलब बताया। देखिए एनी पर्सन लायबल टू एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स इन इंडिया, यानी देखिए अगर कोई भी व्यक्ति जिस पर ये कानून लागू होता है, अगर वो भारत में रहकर या भारत से बाहर रहकर अगर कोई भी अपराध करता है तो वो कैसा माना जाएगा, वो कैसा माना जाएगा। देखिए इन्होंने सीधे सीधे बताया, सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया, यानी जैसे उसने ये अपराध कहाँ किया हो, जैसे उसने ये अपराध इंडिया के अंदर किया हो। यानी अगर कोई इंसान भारत का जिस पर भारतीय न्याय संहिता लगती है और वो भारत से बाहर जाकर भी अपराध करता है, मान लीजिए, चलिए मैं आपको सिंपल से बता देती हूँ, कोई इंडियन है वो किसी दूसरे कंट्री में जाता है और दूसरे कंट्री में जाकर वो मर्डर कर देता है। मर्डर करने के बाद वो यहाँ आ जाता है, यानी अपने कंट्री आ जाता है। पर उसने क्या सोचा, वो सोचता है कि उसने तो अपराध कहाँ किया है, आउट ऑफ इंडिया किया, बट नहीं, वो अपराध जो वो हाँ उसने किया है यानी मर्डर का, वो कैसे काउंट होगा, जैसे उसने ये अपराध कहाँ किया हो, जैसे उसने ये अपराध इंडिया में किया हो और वो भारत का नागरिक है, इसलिए उसके ऊपर BNS लगता है। तो वो किससे गवर्न होगा, वो हमारे भारतीय न्याय संहिता से ही गवर्न होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा क्लोज 5 पर, द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता शैल अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय, यानी किस किस पर लागू होगा देख लीजिए, इन्होंने सीधे सीधे दिया, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। देखिए इन्होंने यहाँ पे साफ साफ दिया है, यानी विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, यानी चाहे वो भारत के अंदर हो या भारत से बाहर हो, उसके ऊपर भारतीय न्याय संहिता अप्लाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एनी पर्सन और एनी शिप, यानी देखिए सीधे सीधे बात है कि एनी पर्सन, यानी इसमें यहाँ पे पर्सन भी दिया गया है, एनी शिप भी दिया गया है और एयरक्राफ्ट भी दिया गया है। कैसा एयरक्राफ्ट, जो रजिस्टर्ड है, कहाँ है रजिस्टर्ड है, इंडिया में, यानी हर उस पर्सन पर लगेगा, उस शिप पर और एयरक्राफ्टर पर जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, यानी जो जैसे ये इंडियंस पर लगता है, यानी जो इंडिया के सिटीजन है उन पर लगता है, और जो शिप या एयरक्राफ्ट इंडिया में रजिस्टर्ड है अगर उन पे भी उनके द्वारा भी कोई अपराध किया जाता है तो वो किससे गवर्न होंगे, वो हमारे BNS से गवर्न होंगे। ठीक है, आपको ये सब समझ आ गया 5 का। अब हम सब सेक्शन C को देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है इन्होंने, एनी पर्सन, देखिए सब में एनी पर्सन भी है और एनी प्लेस, यानी एनी पर्सन एनी प्लेस विदाउट एनी बियॉन्ड इंडिया कमिटेड ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन इंडिया, यानी कोई भी जगह जो हमारे भारत में है या भारत से बाहर का कंप्यूटर के द्वारा कोई भी अपराध किया जा रहा है एनी प्लेस पर, चाहे वो इंडिया में हो इंडिया के बाहर हो, अगर वो काम इंडियंस के द्वारा किया जा रहा है या कैसे भी किया जा रहा है, यानी भारत में
ये कंप्यूटर साधनों को लेकर यानी उनको लक्ष्य बनाकर अगर कोई अपराध किया जा रहा है तो वो भी बीएनएस के द्वारा गवर्न होगा। यानी अगर कोई भी अपराध यानी जो हमारे साइबर क्राइम होते हैं, अगर कंप्यूटर के द्वारा देखिए, चाहे इंडिया में रहकर या इंडिया से बाहर रहकर अगर अपराध किया जा रहा है और वो रिलेटेड है किससे, इंडिया से, यानी वो गवर्न है किससे, इंडिया से। देखिए इसमें सीधे सीधे दिया गया एनी पर्सन हो या एनी प्लेस हो, यानी वो किससे बियॉन्ड है, इन इंडिया से, तो वो किससे गवर्न होगा, वो भी हमारे बीएनएस से गवर्न होगा, यानी उसको भी बीएनएस के तहत सजा दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन जो बहुत अच्छा है। देखिए इन्होंने एक्सप्लेनेशन में क्या 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 कहा है। इन दिस सेक्शन द वर्ड offense include every act committed outside India which is committed in India would be punishable under this संहिता। यानी देखिए इसका अपना सीधा सीधा सा मतलब है। देखिए इसका भी सीधा सीधा इन्होंने मतलब दिया है कि ऑफेंस का मतलब क्या गया, इंक्लूडेड एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इज कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस संहिता। यानी इसमें अपराध शब्द का मीनिंग होगा कि चाहे वो भारत से बाहर किया गया हो या भारत के अंदर किया गया हो, वो पनिशेबल होगा। किससे पनिशेबल होगा, वो हमारी इस संहिता के अंदर पनिशेबल होगा। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया। अब हम इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। चलिए इसका इलस्ट्रेशन देख लीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी ए क्या है, इंडिया का सिटीजन है, कमिटेड अ मर्डर एनी प्लेस विदाउट एनी बियॉन्ड इंडिया, ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया विच ही में बी फाउंड। यानी देखिए इन्होंने क्या कहा है, इसका क्या, जो भारत का नागरिक है, भारत से बाहर किसी स्थान पर क्या करता है, मर्डर करता है, वह भारत के किसी भी स्थान में जहाँ वह पाया जाता है। देखिए इसका ये मतलब नहीं कि अगर उसने कहीं भी मर्डर किया है और वो निवासी हो गया कहाँ का, वो अगर मान लीजिए वो निवासी दिल्ली का बट मिलता है मुंबई में, तो वो जहाँ भी मिलेगा वो वहीं से पकड़ा भी जाएगा और उसको उसी हिसाब से पनिशमेंट दी जाएगी। क्योंकि इसमें ऐसा कोई नहीं है कि अगर वो कहीं भारत से बाहर, जैसे वो एक व्यक्ति है, क्या मैं आपको बहुत इजी में समझाती हूँ, वो इंडियन सिटीजन है और कहीं अदर प्लेस पर जाकर कोई मर्डर करके आता है और मर्डर करके आने के बाद वो निवासी तो दिल्ली का है पर मिलता है वो मुंबई में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिल्ली का निवासी है तो उसे दिल्ली में ही जाकर अरेस्ट किया जाएगा। नहीं, वो कहीं भी जहाँ भी, देखिए इन्होंने कहा ही में बी फाउंड, यानी इन इंडिया इन विच ही में बी फाउंड, यानी वो इंडिया के किसी भी प्लेस पर मिलता है तो वो क्या होगा, उसे अरेस्ट किया जाएगा और उसको भारतीय न्याय संहिता के अंदर गवर्न किया जाएगा, यानी उसके अंदर उसे सजा दी जाएगी। क्योंकि हमारा ये कानून हमारे पूरे भारत पर लागू होता है। ठीक है, आई होप ये इलस्ट्रेशन आपको अच्छे से समझ आ गया हो। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अपने नंबर 6 की। नथिंग इन दिस संहिता shall affect the provision of any act and punishing mutiny and desertion of offence, soldier, sailor, airman in the service of government of India or the provision ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ। मतलब इसका मीनिंग क्या होगा, देखिए इसका मीनिंग होता है कि भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों, सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा विद्रोह के लिए दंडित करने वाले अधिनियम या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर यह प्रभाव नहीं डालेगी। आई होप आपको सेक्शन 1 अच्छे से समझ आ गया हो। देखिए इसका सेक्शन 1 जो है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेक्शन 1 से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमारे ये सेक्शन 1 हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि इसमें इसका शॉर्ट टाइटल दिया हुआ है, कहाँ अप्लाई होगा ये भी दिया हुआ है, कैसे अप्लाई होगा ये भी दिया हुआ है और किस पर अप्लाई नहीं होगा ये भी हमें इसी में बताया गया। देखिए ये हमारा सेक्शन 1 था। अब आ जाते हैं हम सीधे सीधे हमारे सेक्शन नंबर 2 पर। देखिए सेक्शन नंबर 2 में क्या दिया गया है, सेक्शन नंबर 2 में बहुत सारी डेफिनेशन दी है।
और इसमें अलग अलग वर्ड्स को डिफाइन किया गया है। ठीक है, इन अलग अलग वर्ड का हमारा मीनिंग क्या है हमें यही समझना है, क्योंकि देखिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये जो सारी डेफिनेशंस हैं ये इसी एक्ट में, यानी इस एक्ट में जो हमारा वेयर एक्ट है इसमें अंदर जब हम इस पूरे एक्ट को पढ़ेंगे तो वहाँ पे काफ़ी बार ये वर्ड आपको पढ़ने को मिलेंगे। वहाँ पे आपको इनके मीनिंग पता होना चाहिए, यानी इनको क्या बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इनको दिया गया है बहुत सिंपल लैंग्वेज में। मैं आपको इन्हें समझाते जाऊँगी, पढ़ाते जाऊँगी, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए और आपको इन्हें पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सबसे ज़्यादा टफ हमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा टफ हमें हमारी डेफिनेशन क्लॉज ही पड़ता है, इसलिए हम इन्हें सीधे सीधे बहुत देखिए। इसमें एक फ़ायदा हुआ है कि हमारा जब ये नया एक्ट यानी हमारा BNS आया, इसमें जितनी भी डेफिनेशन दी हैं वो हमारी अल्फ़ाबेटिकल है। अल्फ़ाबेटिकल होने की वजह से हमें इन्हें लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अल्फ़ाबेटिकल है इसलिए बहुत आसानी से हम इन्हें समझ लेते हैं। देखिए इसमें जो हमारी सबसे पहली डेफिनेशन है यानी 2:1 में क्या दिया गया, 2:1 में हमें एक्ट दिया गया। एक्ट का मीनिंग क्या दिया है इन्होंने, डोनेट्स एज वेल एज सीरीज ऑफ एक्ट एज अ सिंगल एक्ट। यानी इसका मीनिंग क्या होगा, सिर्फ एक एक्शन नहीं बल्कि एक्शन की पूरी चेन। इसमें ओमिशन भी आता है, ये वो काम जो आपको करना चाहिए था पर आपने नहीं किया, जिसके यानी देखिए अगर आप बहुत सारे एक्ट एक ही सीरीज में करते हैं तो उनको अलग अलग एक्ट नहीं कहा जाएगा, वो सारे काहे में आएंगे, वो एक्ट में आएंगे। यानी आपने किसी को पहले चाटा मारा, फिर उसको मुक्का मारा, फिर उसका हाथ तोड़ दिया, तो यानी ये अलग अलग नहीं काउंट होंगे ये सारे। यानी आपने क्या किया है, देखिए इन्होंने सीधे सीधे कहा एज वेल एज ए सीरीज, यानी जो सीरीज में किया गया है। यानी आपने पहले किसी एक व्यक्ति है जिससे आपका झगड़ा हुआ, आपने पहले उसको गुस्से में चाटा मारा, बात थोड़ी बढ़ गई, फिर आपने उसको और ज़ोर से मारा, फिर और बात बढ़ गई तो आपने उसका सर ही फोड़ दिया। तो ये अलग अलग काम में नहीं काउंट होंगे, ये सारे एक ही साथ एक ही एक्ट में काउंट होंगे। यही हमें क्या बताता है, यही हमें एक्ट की डेफिनेशन बताती है। नंबर सेकंड पे आ जाइए, यानी हमारा 2:2 में हमें क्या दिया गया, 2:2 में है एनिमल दिया। एनिमल का मीनिंग क्या होता है, मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग। यानी देखिए इन्होंने इसमें ये सीधे सीधे दिया, यानी एक ह्यूमन बीइंग को छोड़कर ह्यूमन बीइंग से अलग जो भी क्रिएचर है वो कहाँ में आएगा, वो हमारा एनिमल में काउंट होगा। अब इसमें आ जाते हैं हम 2:3 में। 2:3 में हमें क्या दी गई, 2:3 में हमें चाइल्ड को डिफाइन किया। चाइल्ड का मीनिंग क्या है, देखिए मीन्स एनी पर्सन, सीधे सीधे इन्होंने इसमें बहुत सिंपल दिया है, ब्लो द एज ऑफ 18 ईयर्स, यानी 18 ईयर्स से नीचे का कोई भी व्यक्ति, यानी जो इंसान 18 साल से कम उम्र का है वो कहाँ काउंट होगा, वो हमारे चाइल्ड में काउंट होगा। ठीक है, चाहे उसमें गर्ल चाइल्ड हो या बॉयज चाइल्ड, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चाइल्ड गर्ल ही होना चाहिए या वो चाइल्ड हमारा बॉयज़ होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम नंबर 4 काउंटरफिट। देखिए एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है नंबर 4। देखिए हमारा काउंटरफिट का क्या होता है, देखिए मैं काउंटरफिट का आपको सिंपल मतलब बताऊं तो इसका मीनिंग होता है कॉपी करना। ठीक है, अब ये कॉपी करने का मीनिंग ही क्या होता है, इसको हम एक बहुत अच्छे से तरह से पढ़ लेते हैं। देखिए अ पर्सन, इन्होंने सीधे दिया अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफिट। क्या काउंटरफिट, हु कॉज वन थिंग टू रिसेंबल। देखिए इन्होंने सीधे सीधे दे दिया है रिसेंबल अदर थिंग, यानी उसके जैसा बनाना। यानी मैं अभी आपको इसको समझा देती हूँ, पहले हम इस डेफिनेशन को पूरा समझ लेते हैं। इंटेंडिंग बाय मीन्स दैट रिसेंबलनेस सॉरी प्रैक्टिस डिस्क्रिप्शन टू नोइंग इट टू बी लाइकली। देखिए इन्होंने सीधे दिया है लाइकली दैट डिसेप्शन विल
देयर बाय इज प्रैक्टिस, यानी इसका मीनिंग क्या हो गया। देखिए कूटकरण का मीनिंग क्या होता है। कूटकरण का मीनिंग मैं आपको बताऊं, वैसे तो ये सिक्के से यानी करेंसी से जुड़ा होता है, देखिए, पर ये और चीज़ों पर भी अप्लाई होता है। जैसे आपने सुना होगा नकली नोट। अभी नकली नोट क्या होते हैं, नकली नोट क्या होते हैं, नकली नोट ओरिजिनल करेंसी, यानी जैसे कोई 100 का नोट है ओरिजिनल, उसके जैसा ही एक किसी और व्यक्ति ने सेम उसी के जैसा दिखने वाला एक और नोट बना दिया। अब ये एक और जो नोट बनाया है ये हमारी डुप्लीकेट करेंसी। इसी डुप्लीकेट करेंसी को यानी हूबहू दिखने वाला, जो सेम तो नहीं होता, यानी बिल्कुल ओरिजिनल, जैसा ओरिजिनल हो जाएगा तो वो ओरिजिनल ही है, उसके जैसा दिखने वाला क्या होता है, वो हमारा क्या होता है, नकली नोट यानी जाली नोट, जिसे हम कहते हैं जाली नोट हो या कोई भी चीज़ हो। जैसे मैंने अभी किसी बुक को बनाया है, उसका जो फ्रंट पेज है वो मैंने अपने लिए बनाया, बट उसी की कोई कॉपी कर दे उसी के जैसी दिखने वाली, तो उसको क्या कहते हैं, उसको ही हम काउंटरफिट कहते हैं। यानी किसी एक चीज़ के जैसे दिखने वाली डुप्लीकेट, सेम उससे कुछ कम या ज़्यादा उसकी जैसी ही दिखने वाली, उसको क्या कहते हैं, उसी को हम काउंटरफिट कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में। देखिए इन्होंने एक्सप्लेनेशन 1 में इस चीज़ को डिफाइन भी किया। इट इज़ नॉट एसेंशियल टू काउंटरफिट दैट द इंटीमेटेड शुड बी एग्जैक्ट, यानी इसका मीनिंग ये नहीं है कि नकल ठीक वैसी हो। अगर आपने देखिए, जैसे कोई भी आप कोई भी ब्रांड ले लीजिए, जैसे मैं आपको क्या बताऊँ, जैसे अमूल का ही है। अमूल ने अपना एक पैक जो फ्रंट पेज है वो बनाया हुआ है, यानी अपने आप को, जो उसने अपने आप को क्या करना है, अपने आप को ये दिखाना है कि हाँ ये मेरी कंपनी का लोगो है। अमूल हो या कोई भी कंपनी का ले लीजिए, उसी के जैसा दिखने वाला है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो 100% वैसे दिखे, यानी उससे मिलता जुलता अगर कोई और बनाकर उसी के नाम से उसको बेचता है तो वो क्या कहलाएगा, वो काउंटरफिट कहलाएगा। आई होप अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया। अब देखिए इसकी हम एक्सप्लेनेशन 2 से समझ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है, एक्सप्लेनेशन 2 में दिया है व्हेन अ पर्सन, देखिए इन्होंने सीधे दिया है, सबसे पहले तो इसी चीज़ को अंडरलाइन किया, कॉज वन थिंग टू रिसेंबल अदर थिंग एंड वन थिंग रिसेंबल, मैं आपको जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो आपको इसमें क्या करा देती हूँ, अंडरलाइन करा देती हूँ, एंड रिसेंबल्स इन सच अ पर्सन। देखिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको ये समझ भी आ जाएंगे। पर्सन माइट बी डिसीव्ड देयर बाय इट शैल नॉट प्रिज्यूम्ड until the country is proved that the person so causing the one thing to resemble other thing, यानी इसमें इन्होंने सीधे सीधे एक चीज़ बोले कि कोई व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा बनाता है और बिल्कुल वैसा ही उसे दिखाने की कोशिश करता है, उससे यह साबित न, जैसे मैंने अभी आपको ये चीज़ समझाई भी है। यानी अगर कोई चीज़ है, यानी जो कोई भी चीज़ लगा लीजिए, जैसे किसी ने अपनी किसी कंपनी को खोलने के लिए एक अपना टाइटल बनाया, एक लोगो बनाया, अब उससे क्या हो रहा है, उसकी कंपनी चल रही है। जैसे आप हमारी ही ये विनायका का देखिए, विनायका का एक लोगो है जो हमने इसलिए बनाया ताकि इससे आपको इसकी पहचान हो सके। अब उससे जैसा दिखने वाला, सॉरी ये आपके लिए सही नहीं होगा, मैं आपको कैसे बताऊं, इसके लिए हम कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे भी इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा सिक्के का ही होगा, यानी हमारी करेंसी ही इसका बेस्ट एग्जांपल रहेगी। जैसे देखिए 500 का नोट है, वो मार्केट में अच्छा चल रहा है, वो ओरिजिनल है यानी उसकी कीमत भी है। उसी के जैसा दिखने वाला कोई व्यक्ति दूसरा नोट बनाता है, यानी वो ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल उसी के जैसा दिखे, उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। ये इसमें अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि बिल्कुल भी जरूर कि नकल बिल्कुल वैसी ही की गई हो जैसी वो ओरिजिनल कॉपी है, और उसने वो बना दिया, उसे वो मार्केट में निकाल रहा है, यानी वो क्या कर रहा है, वो काउंटरफिट कर रहा है। यही इस एक्सप्लेनेशन 2 में हमें बताया गया है, यानी वही चीज़ जो सेम दिखने वाली हो बट किसी ओरिजिनल चीज़ को इफेक्ट कर रही हो, वो क्या कहलाएगी, वो हमें काउंटरफिट कहलाएगी। अब आ जाते हैं हम अपने डेफिनेशन के, यानी हमारे सेक्शन 2 के 5 पर। इसमें क्या दिया है, कोर्ट। अब ये कोर्ट बहुत अच्छी डेफिनेशन है, इसे हम समझ लेते हैं। देखिए आज हम डेफिनेशन नंबर 8 तक करेंगे, 8 के बाद की आगे की डेफिनेशन हम अपनी कल की क्लासेस में करने वाले हैं। आज हम 8 तक ही इनको सबको डील कर लेते हैं। कोर्ट का मीनिंग क्या है, मीन्स अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ एंड, चलिए इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड को भी हम हैंड टू हैंड, मीन्स अ जज हु एम्पावर
who empowered by law of to act जुडिशियली अलोन। यानी इसका मीनिंग क्या हो गया है, आप मुझे बताएंगे कि इसको क्या कहते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जज, इन्होंने सीधे सीधे कहा, कोई भी जज जो एम्पावर्ड है, कहाँ से एम्पावर्ड, लॉ से, किससे, जुडिशियली से, और बॉडी ऑफ जजेस, यानी बॉडी ऑफ जजेस विच इज एम्पावर्ड बाय लॉ, ठीक है, विच इज एम्पावर्ड बाय लॉ एंड एक्ट जुडिशियली एज अ बॉडी व्हेन सच जजेस और बॉडी ऑफ जजेस इज एक्टिंग जुडिशियली। यानी इसका मतलब क्या होता है, कोर्ट क्या होता है। देखिए, कोर्ट का मतलब अगर हम आम भाषा में समझे तो हमें वही लगता है कि हम कोर्ट जाते हैं, वहाँ पे जज बैठते हैं और वो काम करते हैं, यानी वो जगह कोर्ट होगी। नहीं, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो लॉ के द्वारा गवर्न है, यानी वो व्यक्ति लॉ के द्वारा गवर्न है और वो कहीं भी बैठकर अगर कोई भी जुडिशियल वर्क को कर रहा है, जुडिशियल प्रोसीडिंग को कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगी, वो जगह कोर्ट कहलाएगी। यानी कोर्ट का मीनिंग, अगर कोई भी व्यक्ति जो ऐसा जो जज है सॉरी यानी जो भी व्यक्ति कोई न्यायाधीश के रूप में काम कर रहा है, वो काम कहीं भी बैठकर, अगर वो खुले में भी करे या किसी रूम में भी बैठकर करे, यानी जहाँ बैठकर वो जुडिशरी प्रोसीडिंग को कर रहा है, तो वो जगह क्या कहलाएगी, वो जगह हमें कोर्ट कहलाएगी। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब देख लेते हैं हम 2 का 6 में हमें क्या दिया है, डेथ। अब डेथ का मीन्स क्या, मीन्स द डेथ ऑफ अ ह्यूमन बींग। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या दी गई है, ह्यूमन बींग, अनलेस द कंट्री अपीयर फ्रॉम द कॉन्टेस्ट। यानी इसका मीनिंग क्या होगा, ये बहुत ही सिंपल है, इसको समझने में हमें 1 मिनट भी नहीं लगने का। डेथ से हमारा क्या मीनिंग होता है, तो आप इसे समझिए। देखिए, इसमें जो डेथ शब्द है उसको किसके लिए डिफाइन किया गया है, उसको मैंने आपको सीधे सीधे बता दिया गया है, ह्यूमन बींग। यानी अगर किसी ह्यूमन बींग से रिलेटेड है तो उसी को, ह्यूमन बींग की डेथ से रिलेटेड है, उसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे हम इसको डेथ यानी मृत्यु मानते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल थी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने डेफिनेशन नंबर 2 का 7। 2 का 7 में क्या दिया हुआ है, इसमें 2 का 7 में हमें दिया हुआ है डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली यानी बेईमानी। बेईमानी का मतलब क्या होता है, देखिए इसका सीधा सीधा मीनिंग दिया, मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग। देखिए जी, ये भी सीधा सीधा रॉन्गफुल यानी कॉजिंग रॉन्गफुल गेन। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, इन्होंने रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू द अदर पर्सन। यानी अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से किसी एक को लाभ और एक को हानि होती है, उसे क्या कहते हैं, बेईमानी कहते हैं। अब ये बेईमानी क्या होता है, देखिए अब आप इसको सुनिए, गलत तरीके से लाभ और गलत तरीके से हानि। अब इसको समझने का बहुत ही आधार, जिसको देखिए बहुत आसान तरीका है। एक व्यक्ति है, उसने किसी के पास से एक चीज़ चुराई। ठीक है, ए नाम का एक व्यक्ति है, उसने बी के पास से एक चीज़ चुराई। बी को क्या हुआ, बी को रॉन्गफुल लॉस हुआ। ठीक है, उसने वही चीज़ अब सी को बेच दी, उसको क्या हुआ, रॉन्गफुल गेन हो गया। यानी उसे तो नहीं पता ना कि ये चीज़ चुराई हुई है। यानी बेईमानी क्या होती है कि गलत तरीके से किसी को लाभ देना या और एक को लाभ और एक को हानि देना, ये क्या होता है, ये डिसऑनेस्ट होता है। यानी जो काम बेईमानी पूर्वक किया गया वो क्या होता है, वो डिसऑनेस्टली होता है। अब आ जाता है हमारी डेफिनेशन नंबर 2 का 8, यानी जो दी गई है डॉक्यूमेंट। अब इस डॉक्यूमेंट का मीनिंग क्या होता है, एनी मैटर एक्सपर्ट डिस्क्राइब अपॉन द सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर। देखिए इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, लेटर हो गया, फिगर हो गया, मार्क हो गया। ठीक है, और एनी मोर वन ऑफ द दोज मीन्स एंड इंक्लूड electronic and digital record intend to be used or which may be used and as evidence। देखिए ये सबको आप अंडरलाइन कर लीजिए, एविडेंस
ऑफ द मैटर, यानी देखिए डॉक्यूमेंट क्या होता है। देखिए डॉक्यूमेंट का मीनिंग किसी पेपर पे लिखा हुआ ही नहीं होता। डॉक्यूमेंट का मीनिंग कोई लेटर भी हो सकता है, कोई फिगर भी होता है, कोई मार्क्स भी होता है। यानी अगर किसी ने अपनी बातों को रखने के लिए कोई मार्क्स बना दिया, यानी कोई निशान बना दिया, कोई फिगर बना दिया, यानी कोई पिक्चर बना दिया, कोई लेटर या कोई वर्ड्स लिख दिए उसके बारे, या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स या डिजिटल रिकॉर्ड से वो अपनी बातों को बताना चाह रहा है, तो वो सब क्या होंगे, वो ऐसे एज एविडेंस में यूज़ होंगे। यानी उनका मीनिंग क्या होगा, वो सब कहाँ माने जाएंगे। ये जितने भी वर्ड इसमें दिए गए हैं, लेटर है, फिगर है, मार्क्स है, ये सब काहे में इंक्लूड होंगे, ये सब हमारे डॉक्यूमेंट में यूज़ होंगे। यानी अगर किसी केस को सुलझाने के लिए हमें इन सब की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। यानी देखिए डॉक्यूमेंट का मीनिंग सिर्फ पेपर पे लिखा हुआ ही कुछ नहीं होता, बल्कि अगर किसी ने किसी दीवार पे भी कोई पिक्चर बना दी और वो उससे शो करके बताना चाह रहा है कि हाँ ये चीज़ है, तो वो भी क्या है, वो भी एक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ से आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन नंबर हम 1 देख लेते हैं। It is immaterial by what means upon the what substance the letter figure, ठीक है, इसमें लेटर फिगर मार्क्स आर फॉर्म्ड, वेदर द एविडेंस, देखिए इंपॉर्टेंट है, इनको मार्क्स करके रखिए, इन द इंटेंट is intended for or may be used a code or note। यानी इसका मीनिंग क्या कहा है इन्होंने कि किसी पर भी कोई अक्षर चिन्ह बनाए गए हैं, यानी किसी भी चीज़ पर, किसी भी साधन पर। साधन का मीनिंग ये नहीं है कि वो पेपर ही हो, कोई दीवार हो, कोई शिला हो, या कुछ भी हो जिस पे कोई मार्क या कुछ ऐसा दर्शाने के लिए कि हाँ ये चीज़ हुई है, वो सब क्या कहलाएंगे, न्यायालय के लिए ऐसे थे कि उनका उपयोग किया जाएगा या नहीं। यानी ये सब क्या होंगे, ये सब हमारे डॉक्यूमेंट में माने जाएंगे। इस चीज़ को हम किससे, हमारे इलस्ट्रेशन से समझ लेते हैं। देखिए नंबर ए में, देखिए ए में क्या दिया है, आर राइटिंग एक्सप्रेस टर्म्स ऑफ द कॉन्टेक्स्ट विच में बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ द कॉन्टेक्ट इज अ डॉक्यूमेंट। यानी कोई भी लेख, कोई भी साक्ष्य, कोई भी ऐसा लेख, देखिए इन्होंने सीधे दिया गया है राइटिंग एक्सप्रेसिंग, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो कॉन्सेप्ट है विच में भी यूज्ड, यानी कोई भी ऐसा लेख जो ये दर्शित करता है कि कॉन्टेक्ट है, किससे कनेक्ट है। अगर हम इसे बात करें, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो ये अपने आप को दर्शा रही है कि हाँ ये कनेक्ट है, किससे कनेक्ट है, यानी किसी केस से रिलेटेड है, पर वो अपने क्या राइटिंग में एक्सप्रेस किया है उसे। इन्होंने देखिए यहाँ सीधे, 1 मिनट में इस लाइन को 1 मिनट सीधा कर देते। देखिए इन्होंने इसमें सीधे सीधे बताया, आ राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग के द्वारा हुआ है, यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा हुआ है, राइटिंग के द्वारा हुआ है, तो वो क्या माना जाएगा, वो एक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। ठीक है, अब बी में देख लीजिए, इन्होंने दिया अ चेक अपॉन ए बैंकर इज अ डॉक्यूमेंट, यानी कोई भी बैंकर द्वारा दिया गया चेक क्या होगा, वो क्या होगा, एक हमारा डॉक्यूमेंट माना जाएगा। इसी तरह पावर ऑफ अटर्नी भी हमारा डॉक्यूमेंट माना जाएगा। और क्या है, अ मैप और प्लान विच इज इंटेंडेड टू यूज विच में बी यूज एज एविडेंस इज अ डॉक्यूमेंट, यानी अ मैप और प्लान, यानी कोई भी चित्र, मानचित्र या रेखांक, कुछ भी जो डॉक्यूमेंट जो यूज़ किया गया है, वो भी हमारा क्या एविडेंस के लिए यूज़ किया गया है, वो भी हमारा क्या माना जाएगा, वो भी हमारा डॉक्यूमेंट माना जाएगा। अब इसका पॉइंट ई देख लीजिए, यानी सब क्लोज ई देख लेते हैं। ई में क्या दिया गया है, राइटिंग, देखिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उनको हम क्या कर लेते हैं, उनको हम हाथ के हाथ ही अंडरलाइन कर लेते हैं। राइटिंग डायरेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज अ डॉक्यूमेंट, यानी इसका मीनिंग क्या होगा, इसमें हम देखिए जो हमारे इंपॉर्टेंट है उसमें हम देख लेते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि एक लेख या निर्देश भी क्या होगा, वो भी हमारा डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, यानी ये सब चीज़ें क्या होंगी, ये सब चीज़ें हमारे डॉक्यूमेंट में काउंट होंगी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ये से भी देख लेते हैं, जो हमारा आज का लास्ट है। एक्सप्लेनेशन 2 हमें क्या बताता है, वेयर एवर इज एक्सप्रेस्ड बाय मीन्स, किसके मीन्स, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ लिख अंडरलाइन कीजिए। लेटर हो गया हमारा, फिगर हो गया, मार्क्स हो गया, और हमारा क्या हो गया, हमारा एक्सप्लेन बाय द मैन सेंट्रल मार्क्स सेंटर
of other uses shall deem to express by such letter, figure or marks within the meaning of the section, although the same may not be actually expressed। इस चीज़ को हम कहाँ से समझ लेते हैं? इस चीज़ को हम सीधे सीधे इलस्ट्रेशन समझ लेते हैं। देखिए आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें ये जो चीज़ें हैं ये मैं आपकी अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आपको इसे पढ़ने में और समझने में अच्छा लगेगा, कि आपको ये याद रहेगा कि हाँ ये वर्ड इम्पोर्टेंट। देखिए इन्होंने इलस्ट्रेशन में सीधे सीधे इस चीज़ को एक्सप्लेनेशन 2 को बहुत अच्छे से समझा। अ राइटर हिज नेम ऑफ द बैक ऑफ अ बिल एक्सचेंज पेबल ऑफ द अदर ऑर्डर द मीनिंग ऑफ द इंस्टॉलमेंट एज एक्सप्लेनेशन विद द merchant uses it that the bill is to be paid to the holder। यानी क्या एक विनिमय पत्र पर के पीछे, यानी विनिमय पत्र कोई भी उसके पीछे की साइड यानी बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे की साइड में क्या करता है? अपना नाम लिख देता है। तो कि वो लिख देता है और जिसके अनुसार ये है कि इसके पृष्ठांकन का क्या मतलब होगा, यानी इसके प्रश्नांकन का क्या मतलब होगा? इसका होगा कि धारक को विनिमय पत्र का भुगतान कर दिया गया। यानी उसने जो वो साइन बनाया है वो भी क्या है? वो भी एक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। यानी अगर उसने उसके पीछे कोई नाम लिखा है उससे ये बताया जाएगा कि हाँ ये भी एक डॉक्यूमेंट में आता है। तो आपको ये चीज़ शायद बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे की डेफिनेशन हम अपने नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, आज हमने 2 के 8 तक आज की अपनी डेफिनेशन कंप्लीट कर ली है। आगे की जो डेफिनेशन क्लोज है वो हम कल की क्लास में करेंगे और इसी तरह से हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते रहेंगे। आज हमने अपना सेक्शन 1 डील किया, सेक्शन 2 की हमने डेफिनेशन के 2 का क्लोज 8 तक हमने डील किया, जिसमें हमने इन सारी जितने भी हमारे डेफिनेशन है, जितने भी इस क्लास में पढ़े, उनको हमने बहुत अच्छे से समझा। यानी उनके मीनिंग्स को अच्छे से समझा, उनको यूज़ क्या है ये भी अच्छे से समझा। देखिए इस क्लास का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आपको BNS को देखिए आपने बहुत जगह पढ़ी होगी, बहुत सारे चैनल पे पढ़ी होगी, पर यहाँ BNS को पढ़ने का मतलब है कि एक ही बार में कंप्लीट स्टडी, यानी एक बार पढ़ने के बाद हमें BNS को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना हो। और BNS को हम इतने अच्छे से डील करेंगे कि हमारे हर एग्ज़ाम, चाहे जुडिशरी है, APO है, LLB के भी स्टूडेंट्स अगर इसे पढ़ेंगे तो ये क्लास उनके लिए भी हेल्पफुल है। आपको क्लास अच्छी लग रही है, लाइक कीजिए, चैनल शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगी जिन लोगों को इस क्लास की ज़रूरत है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसमें आने वाली नोटिफिकेशन, यानी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले से पहले ही मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।